Hello everyone, I Rinku Kumari Shukla from Jamshedpur Women's College M.Ed सेकेंड सेमेस्टर। आज मैं आपको B.Ed सेकेंड सेमेस्टर से पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस का एंड हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के यूनिट फर्स्ट का थर्ड बुलेट पढ़ाऊंगी। इस यूनिट में B.Ed के मेथड पेपर इतिहास और पॉलिटिकल साइंस के शिक्षण के विधि के बारे में पूछा गया है। मैं इन्हीं में से एक विधि पढ़ाऊंगी जिसका टॉपिक है स्रोत विधि। स्रोत विधि जिसको अंग्रेजी में सोर्स मेथड भी कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि स्रोत विधि से इतिहास में किस तरह से शिक्षण होता है और यह इतिहास और राजनीतिक शास्त्र के शिक्षण में किस तरह से सहायक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह स्रोत विधि है क्या। इतिहास और पॉलिटिकल साइंस एक व्यापक विषय है। इन विषयों की कोई एक शिक्षण विधि नहीं होती, बल्कि भिन्न भिन्न तरीक़ों से इनको पढ़ाया जाता है और इनको हर विधि के में प्रयोग किया जाता है और उसको पढ़ाया जाता है। कारण है कि यह विषय जो है व्यापक विषय है और इसमें कई विवादास्पद प्रश्न आते हैं। इन विषयों में भूतकाल की क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन रहता है जो वर्तमान पर प्रभाव डालता है। इतिहास और राजनीतिक शास्त्र को एक विज्ञान विषय भी माना जाता है। अतः इन विषयों के शिक्षण में व्यर्थ के काल्पनिक बातों को कोई शिक्षक छात्र के सामने नहीं रख सकता। उन्हें सत्य के कसौटी पर कसकर ही पढ़ाया जा सकता है। स्रोत, जिसे हम सूत्र भी कहते हैं, सूत्र विधि, यह भूतकालीन घटनाओं के द्वारा छोड़े गए शेष चिन्ह है। स्रोत विधि के इन्हीं चिन्हों की सहायता से अतीत का तार्किक और क्रमबद्ध वर्णन कर पढ़ाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि स्रोत कितने तरह के होते हैं और किस तरह से इसे शिक्षण विधि में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग स्रोत का वर्गीकरण देखते हैं। स्रोत को 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है मौखिक परंपराएं। साहित्यिक स्रोत में जो भी लिखित दस्तावेज, पुरातन काल के जो भी लिखित दस्तावेज, जो भी किताबें हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो भी सामान जो खुदाई में प्राप्त होते हैं, और मौखिक परंपराएं जिसमें कथा कहानियाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत यह भी 3 तरह का होता है। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य तथा विदेशियों का वर्णन। धार्मिक साहित्य में हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में जो वेद है, रामायण है, महाभारत है, त्रिपिटक है, पुराण है आदि जो भारतीय वाङ्मय की जो जानकारियाँ हैं, हमें सब धार्मिक साहित्य से ही प्राप्त होती है। हमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक जो भी वर्णन प्राप्त होती है, इन्हीं साहित्यों के द्वारा ही प्राप्त होती है। दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के द्वारा भी इतिहास की प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य प्राय 2 तरह का होता है। एक होता है निजी साहित्य और दूसरा होता है सार्वजनिक साहित्य। निजी साहित्य वह साहित्य होता है जिसकी रचना कोई लेखक व्यक्तिगत रूप से अपने लिए करता है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम, विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस, कौटिल्य जिसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, बाबर का आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा, जहांगीर के द्वारा रचित तुजुक ए जहांगीरी आदि ऐसे कई रचनाएं हैं निजी क्षेत्र के जिसके बारे में पढ़ के हमें उस समय के बारे में विवरण मिलता है और तथ्य मिलते हैं और हमें उसकी जानकारियाँ मिलती है और जिसे हम छात्रों के सामने पेश करके पढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये तो निजी हो गया। दूसरा, राजकीय आदेश से सनद, फरमान, न्याय आदि से जो
लिखे जाते हैं, जो भी आदेश को लिखे जाते थे वो सार्वजनिक साहित्य के अंतर्गत आता था। इसके द्वारा इतिहास की हमें विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त होती थी। उस दौर के जो कानून होता था उसके बारे में हमें प्राप्त जानकारियाँ मिलती थी कि उस समय कैसा न्याय व्यवस्था था, कैसे समाज को चलाया जाता था, राजतंत्र को चलाया जाता था। यह सब हम लोगों को इस साहित्य के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा है विदेशियों का वर्णन। विदेशियों का वर्णन, इसमें हम लोग वैसे साहित्य को लेते हैं जो दूसरे देश से आके हमारे देश में जिन्होंने शिक्षा की, घूमा रहा और वापस अपने देश जाके इस देश के बारे में उन्होंने साहित्य लिखा। इसमें सबसे प्रमुख है मेगास्थनीज, जिन्होंने पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को देखा था, लिखा था। उसके बाद उसी के आधार पे हम लोग अशोक के बारे में भी जानते हैं। फिर फाहियान है, ह्वेनसांग है आदि विदेशी यात्रियों के विवरण भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों ने एक फाहियान के द्वारा हम लोग बौद्ध धर्म और ह्वेनसांग के द्वारा हम लोग बौद्ध धर्म और फाहियान के द्वारा हम लोग हर्ष के शासन के बारे में भी हमें समुचित विवरण मिलता है। यह तो हो गया विदेशियों का वर्णन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत, यह भी मुख्यतः तीन प्रकार का होते हैं। पहला है स्मारक संबंधी स्रोत, दूसरा है पुरालेख संबंधी स्रोत और तीसरा है मुद्रा विषयक स्रोत। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्मारक संबंधी स्रोत को। स्मारक संबंधी स्रोत के अंतर्गत प्राचीन भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि आते हैं जो विभिन्न स्थानों के खुदाई से प्राप्त होते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, सांची, भरहुत आदि जगह के खुदाइयों से, उनके अवशेषों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। जैसे मोहनजोदड़ो के और हड़प्पा से हमें सैंधव सभ्यता के बारे में पता चला, तो तक्षशिला के बारे में और नालंदा से हमें बौद्ध समय के बौद्धकालीन समय का पता चलता है। पाटलिपुत्र के खुदाई में अगर हमें जो भी सामान मिलता है तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के और बौद्धकालीन समाज के बारे में भी हमें बताता है। इन स्थानों की खुदाइयों से प्राप्त हुए जो भवन हैं, जो मूर्तियां हैं और जो बर्तन हैं आदि के द्वारा हम भारतीय इतिहास के विषय में पर्याप्त रूप से हमें जानकारी उपलब्ध होती है और इसे हम छात्रों के सामने भी इन उपलब्धियों को, इन जानकारियों को रख के उन्हें इतिहास शिक्षण दे सकते हैं। पुरातत्व संबंधी स्रोत के अंतर्गत स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, भवनों के दीवारों आदि के लेख आते हैं और उनके द्वारा भी इतिहास की पर्याप्त जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे अशोककालीन के जितने भी राजकीय आदेश होते थे वो सभी शिलालेख पे लिखे हुए हैं और उन्हीं शिलालेखों को देख के पढ़ के हमें उसके बारे में पता होता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं, जैसे हमें समुद्रगुप्त है या फिर हर्षकालीन है। यह सारे राजाएं जो हैं उन्होंने अपने शासनकाल के कुछ प्रमुख बातों को शिलालेख में अंकित करवाया था, जो आज भी हमें प्राप्त होते हैं और उसे हम स्रोत के रूप में इतिहास शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है मौखिक परंपराएं। मौखिक परंपराएं भी इतिहास के नामों की जानकारी में सहायता पहुंचाती है। जैसे उदाहरण भारत को विभिन्न युगों में आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि विभिन्न नामों से पुकारा गया है और इन सब के पीछे पृथक कहानियां हैं। भारत नाम क्यों पड़ा, आर्यवर्त नाम क्यों पड़ा, लेकिन यह सब मौखिक कहानियां हैं और यह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इतिहास के अतीत से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हम राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी उनकी गाथा का कोई हमें लिखित दस्तावेज नहीं प्राप्त है, लेकिन आल्हा रुदल द्वारा गाए हुए गीतों को, कहानियों के द्वारा हमें उनके बारे में, उनके साहसी जीवन के बारे में पता चलता है और उसे हम लोग ऐतिहासिक शिक्षण में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है इतिहास शिक्षण में स्रोतों का प्रयोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इतिहास शिक्षण अगर शिक्षक करता है तो उन स्रोतों का प्रयोग कैसे करेगा। सबसे पहले है पाठ के प्रारंभ में स्रोतों का प्रयोग।
जब भी शिक्षक कोई पाठ पढ़ाता है तो छात्र की जिज्ञासा को जागृत करने के लिए वह स्रोतों का प्रयोग कर सकता है, स्रोतों को दिखा सकता है, उनसे प्रश्न पूछ सकता है, उसके बारे में बताकर, प्रस्तावना में दिखाकर, उनसे प्रश्न पूछकर उसके बारे में पाठ को फिर आरंभ कर सकता है। उसके बाद है दूसरा, पाठों के संबंध में स्रोतों का प्रयोग। अगर कोई ऐसा पाठ है जिसमें कोई कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, जैसे आगरा के बारे में, या फिर लाल किला के बारे में, या फिर बौद्धकालीन बौद्धकालीन समाज के बारे में, तो उस समय के कुछ विशेष स्रोत जो सूत्र हैं वो छात्रों को दिखाया जाता है, पाठ के बीच बीच में उनके बारे में पूछा जाता है, और इन सूत्रों का प्रयोग छात्रों को प्रदान किए जाने वाले ज्ञान में वृद्धि करने और उन्हें किसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा है पाठ की समाप्ति पर स्रोतों का प्रयोग। जब पाठ समाप्त होता है तो शिक्षक अपने पाठ की समाप्ति पर पाठ को और भी बोधगम्य और भी अच्छा बनाने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे छात्रों को स्वतंत्र रूप से सूत्रों का प्रयोग करने हेतु तैयार किया जा सकता है। कक्षा में ऐतिहासिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी सूत्रों का प्रयोग करना लाभदायक होता है। उनके द्वारा मौखिक पाठ बनवाया जा सकता है। उन्हें कोई ऐसा परियोजना तैयार करने दिया जा सकता है जो सूत्रों पर आधारित हो, सूत्रों से जोड़ के कुछ कहानी लिखने दिया जा सकता है, कुछ नाटक बनाने दिया जा सकता है। इस तरह पाठ के समाप्ति पे गृह कार्य देकर छात्रों के दिमाग को हम लोग मानसिक विकास कर सकते हैं। उसके बाद है छात्रों द्वारा स्रोतों का प्रयोग। ये तो हो गया शिक्षक का कैसे पाठ के पढ़ाने में प्रयोग करेगा। अब छात्र किस तरह अपने पढ़ने के दौरान इन स्रोतों का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। छात्रों द्वारा सूत्रों का प्रयोग निम्नलिखित रूप से कराया जाना चाहिए। शिक्षक छात्रों को अभिलेख पर प्रश्न दे सकता है। उनके लिए वह अभिलेख के उदाहरण बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, उन अभिलेखों पर वह प्रश्न कर सकता है। उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करवा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए वह टाइम दे सकता है कि इतने समय में मुझे यह प्रश्न चाहिए। तीसरा है विश्लेषण द्वारा। उसके बाद शिक्षक प्रश्नों द्वारा विश्लेषण कराकर अपना निर्णय बता सकता है और उसको बताने के लिए छात्र को भी तैयार कर सकता है। उसके बाद है स्रोत विधि से लाभ। इसके क्या लाभ हैं पाठ्यक्रम में पढ़ाने में, इसको हम लोग जानते हैं। इस पद्धति से शिक्षक को कम बोलना पड़ता है और वह कम बोलकर ही विषय का प्रतिपादन सम्यक प्रकार से कर लेता है। स्रोत को दिखा के, उसके बारे में बोल के, समझा के शिक्षक कम शब्दों में छात्र के दिमाग में बहुत सारे बातों को अंकित कर सकता है। सबसे पहला है सत्य ज्ञान प्राप्त होना। इस पद्धति को पढ़ाने से छात्र को सत्य की ज्ञान प्राप्त होती है और इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थी इतिहास की घटनाओं का सत्य ज्ञान प्राप्त करता है और उनके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका सही रूप वह उन स्रोतों के द्वारा सत्यापन कर सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। दूसरा है भूत का वास्तविक चित्रण। सूत्र पद्धति के द्वारा अतीत का वातावरण तो स्थापित करना संभव होता ही है, इसके द्वारा भूत का वास्तविक चित्रण किया जा सकता है। भूतकाल में क्या हुआ था, किस तरह से घटनाएं घटी और उस राजतंत्र का कैसे विनाश हुआ, कैसे विकास हुआ और यह अभी किस तरह से है, इसका हम लोग समुचित रूप से उचित प्रकार से छात्र को इस विधि द्वारा ज्ञान दे सकते हैं। चौथा है मानसिक शक्ति का विकास। इस विधि द्वारा छात्रों की मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। उनमें परीक्षा, तुलना करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति आदि भरपूर रूप से विकसित होती है और उनका मानसिक शक्ति का विकास होता है। चौथा है ज्ञान में पूर्णता के लिए। इतिहास की पर्याप्त जानकारी के लिए पाठ्य पुस्तक पर्याप्त साधन नहीं है। सिर्फ हम पुस्तक पढ़ा के छात्रों को इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतिहास की अगर हम लोग
छात्र के सामने कहानियाँ सुनाते हैं तो ज़रूर उनके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर वह कैसा क्षेत्र है, क्या है, उन्हें इसके बारे में जानने देखने की जिज्ञासा होगी। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही इतिहास की जानकारी के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए हम लोग सूत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं और छात्रों के जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। उसके बाद है स्रोत पद्धति की क्या सीमाएं हैं, इस पद्धति को पढ़ाने में क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है जटिलता। यह विधि बहुत ही जटिल होता है, इसको आसानी से कक्षा में लाके हम लोग नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए उस क्षेत्र में जाने का समुचित प्रबंध करना पड़ता है और बहुत सारे छात्रों को भी ले जाना, कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे दुर्घटना भी घट सकती है, तो ले जाना भी खतरे से खाली नहीं होता है। तो यह जटिलता जो है इस स्रोत विधि के सीमा को बढ़ा देती है। अधिक समय की आवश्यकता। इस विधि के प्रयोग के लिए समय की भी अधिक आवश्यकता होती है, जबकि विद्यालय की जो समय तालिका होती है वो कुछ मिनटों और कुछ घंटों के लिए होती है। और तीसरा है निम्न वर्गों में सूत्र पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो छोटे क्लास है, जो छोटे वर्ग है, स्टैंडर्ड 1, LKG, UKG, इन सब कक्षाओं में हम लोग सूत्र विधि से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इनके लिए कथा कहानियों का प्रयोग करके हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये इस विधि का हम लोग इन कक्षाओं में प्रयोग नहीं कर सकते। तो यह भी इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। चौथा है प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। जो भी हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं उसका ऐसा कोई विवरण नहीं है कि यही सत्य है। हो सकता है उसके बारे में कुछ और जानकारियाँ उपलब्ध हो, तो इसके बारे में कुछ भी प्रमाणिक तथ्य नहीं उपलब्ध है जिसमें भारतीय इतिहास के सूत्र का संकलन हो सके। पांचवा, प्रचलित परीक्षा प्रणाली भी इस विधि के प्रयोग में बाधक सिद्ध होती है। आज की जो परीक्षा की जो प्रणालियाँ है वह कुछ घंटों के लिए, कुछ समयों के लिए रहता है और उसी में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। अगर इस परीक्षा में हम लोग स्रोत विधि को लाते हैं तो यह उस परीक्षा प्रणाली में सटीक नहीं बैठ पाता है और बच्चे इस प्रणाली से परीक्षा दे भी नहीं सकते। इस तरह यह तो हो गया स्रोत पद्धति। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।